गुड मॉर्निंग। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ मित्रों, मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बिहार एसएससी साइंस जनरल साइंस सामान्य विज्ञान का सेट प्रैक्टिस सेट। 30 क्वेश्चन का सेट आपके पास जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जिसमें क्वेश्चन का जो पैटर्न है प्रीवियस ईयर को देखते हुए, कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, कुछ क्वेश्चन एक्सपेक्टेशन जो संभावित है पूछे जाने की। तो आप लगातार ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से बने रहें। आपका जो एग्ज़ाम है, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, उसमें साइंस का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा वादा है। ठीक है, लेकिन शर्त है कि आप लगातार वे में बने रहें। अगर इरेगुलर रहेंगे, रेगुलर वे में नहीं करेंगे, तो ये उद्यान कोई नहीं कर सकता है। आपको कोई चीज़ में कंटिन्यूटी, निरंतरता दिखानी पड़ेगी आपको। आइए हम लोग बिना समय को किल किए हुए आते हैं हम लोग सेट पे। क्या सेट है आपके लिए? आज है आपका 15वां सेट। क्या है? 15वां सेट है आपका। क्या प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी पोलियो तथा चेचक, चिकन पॉक्स जैसे गंभीर बीमारियों के कारण है? तो आप बताइए मुझे, पोलियो जो होता है किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। चिकन पॉक्स ये विषाणु से होने वाला बीमारी है, तो इसमें तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। ये आपका इकलौता आंसर क्या हो जाएगा? विषाणु। मतलब पोलियो किससे होने वाला है? पोलियो जो है वायरस से होने वाला है। और चिकन पॉक्स भी आपका क्या है? चिकन पॉक्स भी आपका वायरस से होने वाला है बीमारी। ठीक है, विषाणु से होने वाला बीमारी है। बहुत सारी जैसे शैवाल से कोई संबंधित हमारा बीमारी नहीं नजर आया है। प्रोटोजोआ में एक आपका आता है लेशमानिया। लेशमानिया से जो होने वाला बीमारी है, लेशमानिया, लेशमानिया से होने वाला बीमारी, उसका नाम है, लेशमानिया से होने वाला बीमारी, इसका नाम क्या है? कालाजर। क्या नाम है? कालाजर। कालाजर नाम है। ठीक है, चलिए। बैक्टीरिया से होने वाली कई बीमारी है, जैसे आप बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस की बात करेंगे। ठीक है, वूपिंग कफ की बात करेंगे। ये सब बीमारी आपका बैक्टीरिया से होने वाली है, जीवाणु से होने वाली बीमारी है। आइए अगला प्रश्न में हम लोग आते हैं। लाल सरंद रेड रॉट बीमारी निम्नलिखित में से किस पौधों के होती है? तो मैंने आपको बताया था कि रेड रॉट जो होता है ये गन्ना है। मान लीजिए गन्ना है, गन्ना के अंदर जो लाल लाल करके ये हो जाता है, इसी को रेड रॉट, ये फंगस कवक से होने वाला बीमारी है। और ये गन्ना में होता है। किस में होता है? गन्ना में होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, गन्ना में। गेहूं में भी एक बीमारी होती है कवक से, उसको हम लोग ब्लैक रॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक रॉट कहते हैं, जो गेहूं में होती है कवक से होने वाली बीमारी, ये उसको हम लोग ब्लैक रॉट कहते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। पौधे के उत्तक के कितने प्रकार होते हैं? तो याद रखिएगा, पौधे के उत्तक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक डिवीजन वाला होता है, एक विदाउट डिवीजन, जिसको हम लोग कहते हैं मेरिस्टेमेटिक। यानी क्या कहेंगे, पौधे में जो उत्तक दो तरह के होते हैं, पौधे में उत्तक दो तरह के होते हैं। एक मेरिस्टेमेटिक होता है, मेरिस्टेमेटिक, और एक होता है जटिल उत्तक, कॉम्प्लेक्स, जटिल उत्तक। ठीक है, जटिल उत्तक। और मैं बता, जटिल उत्तक के दो बेटा कौन कौन है? जाइलम, जाइलम और फ्लोएम। मेरे एस्टिमेटिक में बता दो, इसमें दो होता है। कौन कौन? इंग्लिश में ही लिख देता हूं, पैरेनकाइमा, एस्क्लेरेनकाइमा, एस्क्लेरेनकाइमा और कॉलिनकाइमा। ठीक है, ये याद रखिएगा, कॉलिनकाइमा। ये तीन तरह के होते हैं। यानी पौधे में जो उत्तक होता है दो तरह की है। एक है सिंपल, जो डिवीजन होता है, डिवीजन वाले भाग को हम लोग कहते हैं मेरिस्टेमेटिक। जो डिवीजन नहीं होता उसको हम लोग कहते हैं जटिल, यानी जटिल उत्तक। कॉम्प्लेक्स, इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स, और इसको हम लोग कहते हैं मेरिस्टेमेटिक। क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक कहते हैं। ठीक है, चलिए ये याद रखिएगा, मेरिस्टेमेटिक और कॉम्प्लेक्स। तो ये है दो तरह के हो गए हमारे। आइए अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। जाइलम का काम है वाटर को स्रावित करना, और फ्लोएम का काम है भोजन को प्रवाहित करना, फैलाना। आइए अगला प्रश्न क्या है? मनुष्य के खून का पीएच होता है। तो मनुष्य के खून का जो पीएच होता है, आपको मैं बता दूं, इसका पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। तो ये कम क्षारीय होता है, यानी 7 से एबव हो जाएगा उसको हम लोग बेस कहते हैं, क्षारीय कहते हैं। और ये कम क्षारीय होता है। क्या होता है? कम क्षारीय। आंसर आपका सी हो जाएगा। यानी मानव मनुष्य के जो खून का पीएच वैल्यू होता है कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक, आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। मानव शरीर के गुर्दे
इनमें से कौन सा कार्य करते हैं? तो गुर्दा किडनी जो होता है ये उत्सर्जन का काम करता है। किसका काम करता है? उत्सर्जन का काम करता है, यानी ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए। और इसी में मैं बता दूं आपको कि किडनी के जो इकाई यूनिट होता है, क्या होता है? इकाई यूनिट, इकाई जो होता है, यूनिट जो होता है उसको हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न। गेहूं है एक, गेहूं जो पौधा है वो औषधि वाला पौधा में आता है, क्योंकि कम तना लता वाला होती है, इसी को हम लोग कहते हैं औषधि कहते हैं। यानी गेहूं जो है एक प्रकार की औषधि वाला पौधा है, ये याद रखिएगा। ठीक, यानी पेड़ को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, बेल, झाड़ी और वृक्ष। और जिसमें से जो सॉफ्ट होता है वो हमारा औषधि वाला पार्ट में जाता है। तो गेहूं जो है हमारा औषधि वाला भाग का पार्ट्स है, औषधि वाला भाग का पार्ट्स है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या आपका? सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में रखी गई है? तो आप बताइए मुझे, सांप हो, कछुआ हो, छिपकली हो तथा मगरमच्छ हो, ये सब चलता कैसे है? ये रेंग करके चलता है, और रेंग करके चलने वाले को हम लोग सरीसृप कहते हैं। क्या कहते हैं? सरीसृप कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो हो जाएगा आपका सी नंबर द करेक्ट आंसर, 7 का सी, सरीसृप हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? मानव का वैज्ञानिक नाम जो है होमोसेपियंस है। क्या है? होमोसेपियंस है मानव का वैज्ञानिक नाम, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस जो कैपिटल लेटर से है उसको हम लोग स्पेसीज कहते हैं, स्पेसीज। और जो स्मॉल लेटर से है उसको हम लोग जीनस कहते हैं, ये याद रखिएगा। जो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है उसको हम लोग स्पेसीज कहते हैं, और जो स्मॉल लेटर से लिखा जाता है उसको हम लोग जीनस कहते हैं। या ऐसा भी प्रश्न हो सकता है कि होमो स्पेसीज है और सेपियंस क्या है? जीनस है। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि होमो, यानी इसमें होमो सेपियंस में स्पेसीज कौन है और जीनस कौन है? तो जीनस आपका सेपियंस हो गया और होमो क्या हो गया? स्पेसीज हो गया। जो कैपिटल लेटर से लिखा जाए उसे हम लोग स्पेसीज कहेंगे, और जो स्मॉल लेटर से लिखा जाए उसे हम लोग जीनस कहेंगे, ये याद रखिएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न में आते हम लोग। क्या है प्रश्न? सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल डैश प्रकार के आधारभूत उत्तकों का बना होता है। तो आपको मैं बता दूं कि सभी तरह के जो होता है ये 4 प्रकार के उत्तक से बना होता है। 4 प्रकार के उत्तक से, कौन कौन? पहला एपिथेलियल उत्तक, एपिथेलियल। दूसरा है कनेक्टिव। तीसरा है नर्वस। ठीक है, चलिए अब चौथा है मस्कुलर। ये याद रखिए, यानी 4 प्रकार के उत्तक से निर्माण होता है। अगर इसी को हम लोग हिंदी में बात करेंगे तो हिंदी में जो हो जाएगा बड़े जटिल जटिल नाम है। कौन कौन नाम है? एपिथेलियल को उपकला, उपकला उत्तक कहा जाता है। कनेक्टिव को संयोजी, नर्वस को तंत्रिका, तंत्रिका उत्तक, और मस्कुलर को पेशीय उत्तक। ये याद रखिएगा। ठीक है, यानी 4 प्रकार के उत्तक से बना होता है किसी भी जटिल प्रकार का। कौन कौन? एपिथेलियल, उपकला, कनेक्टिव, संयोजी, और नर्वस आपका क्या हो गया? तंत्रिका, और मस्कुलर पेशीय। ठीक है, चलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर द करेक्ट आंसर। 4 प्रकार का कौन कौन है याद रखिए? एपिथेलियल, नर्वस, मस्कुलर और कनेक्टिव। हाँ, क्वेश्चन क्या है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर या फेमुर जिसको कहते हैं आप, फीमर यानी थाई वाला बोन सबसे लंबी, सबसे बड़ी होती है। और यहीं पे सबसे छोटी की बात कर दे तो सबसे छोटी जो है आपका स्टेपीज है। क्या है? स्टेपीज, ये कान वाली हड्डी है, कान के अंदर पाया जाता है। ठीक है, स्टेपीज। और ये आपका फीमर जो सबसे लंबी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी जो थाई के पास, जांग के पास होता है। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न क्या आपका? निम्नलिखित में से पौधे के किस भाग में कक्षीय कली विकसित होती है? कक्षीय कली विकसित, देखिए किस भाग में, अब बताइए। आप जो है ये पता, मान लो ये पत्ती का ये तना है, ये आपका पौधे का तना है, ये आपका पत्ती वाला भाग है। ठीक है, जहां से अटैच होता है उसको हम लोग नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। और ये ब्रांचेज निकाला रखा था उसको हम लोग कहते हैं शाख, शाखा, ब्रांचेज है। ठीक है, चलिए।
और जो हमारे पास जो कक्षीय कला होता है, मतलब वहीं से खिलने वाला होता है, जहां से खिलता है, तो यही जो अटैचमेंट होता है, जहां पे अटैचमेंट होता है, इसी को हम लोग शाखा कहते हैं। क्या कहते हैं? शाखा कहते हैं। ब्रांचेज मतलब यहां से अटैच है, तो ये जो हमारा कक्षीय कली जो है ये विकसित होता है शाखा में। कहाँ होता है? शाखा में। यानी 11 का सी नंबर इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 का क्या हो जाएगा? सी नंबर इधर करेक्ट आंसर, शाखा। अगला प्रश्न क्या करा? निम्नलिखित में से किसका उपयोग वाइन में फाइनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? तो इसको जिलेटिन को यूज किया जाता है। किसको किया जाता है? जिलेटिन को। आपका इकलौता आंसर कौन हो जाएगा? जिलेटिन। जिलेटिन को ही इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए? वाइन में फाइनिंग एजेंट के रूप में, यानी उसको रिफाइन करने के लिए, उसको साफ करने के लिए ये आपका जिलेटिन यूज किया जाता है। और जिलेटिन की जगह अगर आपको यूज, एक अगर अगर पाउडर भी होता है। क्या होता है? अगर अगर पाउडर, अरारोट जिसको आप कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। देखिए, जब साबुन के पानी में लिटमस पत्र को डाला जाता है तो उसका रंग बदलकर हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले जानिए कि साबुन जो होता है एक क्षार होता है। क्या होता है? साबुन होता है क्षार। इसमें जब आप क्या डालिएगा? नीला डालिएगा ना, नीला सॉरी लाल डालिएगा, लाल लिटमस पत्र, लाल को ये कर देगा नीला। क्या कर देगा? नीला कर देगा। ठीक है, तो ये इससे समझ में आ जाता है कि ये क्षार है हमारा। क्षार का काम है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देना, लेकिन वही जो हमारा पास अम्ल होगा, एसिड होगा, वो क्या होगा? लाल पे कोई एक्शन नहीं करेगा। लाल पे कोई एक्शन नहीं करेगा। लाल पे कोई एक्शन नहीं। यही आप नीला उसमें डालिएगा, नीला, तो नीला को कर देगा किस में? लाल में। नीला को कर देगा लाल में। लाल पे कोई एक्शन नहीं करता, ये अम्ल है। और क्षार जो है लाल को क्या कर देता है? नीला। लाल को कर देता है नीला। ये क्षार है, तो आप क्या है, यानी लिटमस पर डालिएगा तो कौन सा कलर हो जाएगा? लाल। किस में कन्वर्ट होगा? नीला में। तो हमारा नीला दिखेगा। साबुन क्या है? क्षार है, तो हमारा नीला रंग दिखेगा। याद रखिएगा, नीला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्रुवीय अणु है? ध्रुवीय अणु का मतलब इसमें डायपोल मोमेंट हमारा क्या हो जाए? जीरो हो जाए। जिसमें डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा वो हमारा ध्रुवीय नहीं होगा। जिसमें डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा वो हमारा ध्रुवीय होगा। ठीक है, चलिए, तो ये सब स्ट्रक्चर आप करिएगा। सीधा साधा डायरेक्ट आंसर मारिए। ये जल जो होगा, जल, इसमें डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। ये इधर खींचता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचता है, ये निकल कर रिजल्टेंट इधर आ जाता है। तो ये सीधा साधा याद रखिएगा। जल जो है हमारा पास, ये इसका डायपोल मोमेंट जो है म्यू डॉज नॉट इक्वल टू जीरो, इसमें म्यू डॉज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। और ये एक ध्रुवीय होता है। क्या होता है? पोलर। इसको क्या बोलेंगे? पोलर। ध्रुवीय को हम लोग पोलर कहते हैं। जिसका ये जीरो हो जाएगा म्यू, उसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन पोलर कहेंगे, अध्रुवीय कहेंगे। तो आपसे पूछा ध्रुवीय, जैसे इसी की बात करेंगे हम लोग, CH4 की बात करेंगे। ठीक, तो हाइड्रोजन 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 है। इसका इलेक्ट्रॉन, यानी देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो कार्बन का ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, तो इसका इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा, अपोजिट डायरेक्शन, ये कट गया। इसके इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा, अपोजिट डायरेक्शन, ये कट गया। यहाँ पे म्यू का वैल्यू आ गया जीरो। इसका मतलब ये हो गया नॉन पोलर। क्या हो गया? नॉन पोलर। ये याद रखिएगा। ये जटिल है, बस एक सीधा सिंपल साधारण, क्योंकि हम अगर बता भी दें फिर भी एग्जाम में ये बात आपको माइंड में नहीं रहेगा, आप क्वेश्चन वहाँ गलती कर लेंगे। इसलिए डायपोल जो एग्जाम में जो भी दिया हुआ है इसमें, इसमें हमारा जल जो है एक पोलर है, बाकी सब हमारा नॉन पोलर है इसमें। ठीक है, चलिए आइंस्टाइन तत्व का परमाणविक क्रमांक क्या होता है? आइंस्टाइन तत्व मतलब ES। आइंस्टेंटेनियम है। आइंस्टेंटेनियम को हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं ES से, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 99। क्या होता है? 99। ये याद रखिए, आइंस्टेंटेनियम तत्व का जो परमाणु संख्या होता है वह 99 होता है, और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंट होता है ES। क्या होता है? ES, एटॉमिक नंबर 99। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन कुछ कुछ पूछ देता है जटिल, तो एटॉमिक नंबर भी माइंड में रखिएगा, याद रखिएगा हो सके तो, क्योंकि एक आध क्वेश्चन एक नंबर से भी मार्क्स आगे पीछे मेरिट में बहुत देखने को मिल जाता है, इसलिए आसान सा है, आप देखते चले जाएंगे तो काम बनता चला जाएगा। आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो आर्सेनिक को A से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? A से। आर्सेनिक को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं A से। और आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 33। कमेंट करके बताइएगा कितना होता है। चलिए अगला प्रश्न है,
ग्रीक मूल शब्द इलेक्ट्रॉन का अर्थ क्या है? ये अंबर से लिया गया था, एक मखमली प्रकार का एक सवाल था, वो दीवार पे नजर आता था, उसी को अंबर बोला गया था। कहीं कहीं इस तरह से एम्बर लिखा रहता है, तो घबराएंगे नहीं, इस तरह से एम्बर लिखा रहता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो ग्रीक मूल शब्द है इलेक्ट्रॉन, उसका अर्थ होता है एम्बर, ये याद रखिएगा। 17 का डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न, अपने समान अर्थ वाले प्रतीकों से निम्न में से किसका उपयोग परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित करने के लिए मानक के रूप में किया जाता है? तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है ये C12 को यूज किया जाता है। किसको? यानी किसी भी एलिमेंट्स का मास जो होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किसके रेस्पेक्ट में? C12 के रेस्पेक्ट में किया जाता है, ये याद रखिएगा। यानी एटॉमिक मास यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए किसको यूज किया जाता है? यानी C12 का मतलब कार्बन का मास कितना लिया गया है? 12 लिया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका, देखिए। सिनाबार किस धातु का अयस्क है? तो सिनाबार जो है ये मरकरी का अयस्क है, मरकरी का, सॉरी हाँ, मरकरी पारा का अयस्क है। Hg का अयस्क है कौन? सिनाबार, ये याद रखिए HgS, और ये पारा का है। ठीक है, चलिए एल्युमिनियम, यहीं पे एक वो चीज आप ये को मैं बता दूं, एल्युमिनियम का अगर आपसे अयस्क पूछे तो एल्युमिनियम का होता है बॉक्साइट। क्या होता है? बॉक्साइट, Al2O3, Al2O3। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। ऑयल ऑफ विट्रोल, ऑयल ऑफ विट्रोल का रासायनिक नाम है, इसको सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहा जाता है। ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहा जाता है किसको? सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहा जाता है। तो ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ऑयल ऑफ विट्रोल के नाम से जाना जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। किसको? सल्फ्यूरिक एसिड को। चलिए अगला प्रश्न क्या है। 25 डिग्री सेल्सियस यानी 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आसुत जल में ध्वनि अनुमानित गति कितनी होती है? तो इसमें 1498 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना? 1498 मीटर प्रति सेकेंड होता है, 1498 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक, आइए अगला प्रश्न में आते हैं। उस बल का नाम क्या है जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? तो उस बल का नाम कौन सा नाम है? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। किसको कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। उस बल का क्या नाम है? गुरुत्वाकर्षण बल नाम है। चलिए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का अच्छा चालक नहीं है? तो ये विद्युत का अच्छा चालक नहीं है कौन? ग्रेफाइट है, चांदी है, तांबा है, ब्रोमीन नहीं है। ब्रोमीन नहीं है, ये अधातु होते हुए भी एक ऐसा एक लिक्विड ब्रोमीन, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि उस अधातु का नाम बताइए जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, तो हमारा ब्रोमीन है। कौन सा है? ब्रोमीन है, ये याद रखिएगा। चलिए, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम से गुजरती है? तो गुजरती, देखिए तरल, गैस, ठोस, सबसे गुजरती है। यहाँ क्वेश्चन में नहीं गुजरती, किस माध्यम से नहीं गुजरती लिखना चाहिए। तो नहीं गुजरती है, तो ये आपका निर्वात से नहीं गुजरती है, ध्वनि निर्वात में प्रवाह नहीं करती है। ठीक, चलिए आइए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? अदिश राशि का मतलब नहीं है तो मतलब सदिश राशि होगा। अदिश का मतलब वैसा क्वांटिटी, वैसा राशि जिसमें परिमाण तो हो, मैग्नीट्यूड हो, बट दिशा का ज्ञान ना हो, उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो आंसर है इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? देख, तापमान अदिश राशि है, आयतन अदिश राशि है, और आपका समय अदिश राशि है, सदिश राशि है, बड़ा घूर्णन, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा? मोमेंटम, जिसको आप सॉरी मोमेंटम कहते हैं, बड़ा घूर्ण टॉर्क हो जाएगा। ये आपका टॉर्क, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। आइए अगला प्रश्न में आते हम लोग। हर्ट्ज में ध्वनि की किस विशेषता को मापा जाता है? तो हर्ट्ज में ध्वनि की आवृत्ति को मापा जाता है, ध्वनि की फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है हर्ट्ज में। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न। वन अश्व शक्ति लगभग होता है, मतलब 1 HP बराबर रहता है, हॉर्स पावर ये 746 वाट्स के बराबर था। 746 746 यानी 27 का कितना? ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। 746 746 1 हॉर्स पावर। चलिए, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इसके शुद्ध रूप में सबसे अधिक होता है?
तो सबसे अधिक जो होता है ये आपका टंगस्टन का होता है, डब्लू का, किसका, डब्लू टंगस्टन सबसे अधिक। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इसके शुद्ध रूप में सबसे अधिक होता है, तो टंगस्टन है। कौन है, टंगस्टन। चलिए, निम्नलिखित में से भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध क्रेस्कोग्राफ के आविष्कार से है? तो देखिए, क्रेस्कोग्राफ जो है ये पौधा से लिया गया था, पौधा, यानी इन्होंने जो साइंटिस्ट डिस्कवर किया था उन साइंटिस्ट का नाम था जगदीश चंद्र बसु, जगदीश चंद्र बसु। इन्होंने कहा कि पौधे भी स्नेह को समझते हैं, प्रेम को समझते हैं और पौधे में भी भावनात्मक होती है। ये बात जगदीश चंद्र बसु साहब ने कहा था, यानी जगदीश चंद्र बोस है, बसु नहीं, बोस, ठीक है। जगदीश चंद्र बोस साहब क्या कहें कि पौधे में भी स्नेह क्या फील होता है, प्रेम का फील होता है और पौधे में भावनात्मक गुण होता है और उसमें ग्रोथ डेवलपमेंट भी देखा जाता है। तो ये बात किसने कहा था? जगदीश चंद्र बोस साहब ने कहा था। तो इसी को कहा जाता है क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ का मतलब पौधे में विकास, पौधे में स्नेह, पौधे में भी भावनात्मक होती है। ये बात जगदीश चंद्र बोस साहब ने कहा था, ठीक है। 29 का सी नंबर द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। लेंस की क्षमता की एसआई यूनिट क्या होती है? तो लेंस की क्षमता का एसआई यूनिट क्या होता है? डायोप्टर, जिसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। आई बात समझ में? आपके पास है जूल, KWH, वाट, ये सब किसका यूनिट है? किलो वाट आवर, यानी KWH का मतलब किलो वाट आवर, ये किसका यूनिट है? इसकी को हम लोग 1 यूनिट कहते हैं, 1 यूनिट कहते हैं, याद रखिएगा 1 यूनिट। और जूल जो होता है ऐसा मात्रक, तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। डायोप्टर तो पावर का समझ गए। वाट किसका? शक्ति का ऐसा मात्रक कौन है? वाट, याद रखिएगा। चलिए, आज इसी क्वेश्चन के साथ 30 क्वेश्चन आपका होता है कंप्लीट। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल आपके लगातार बिहार SSC के पैटर्न पे क्वेश्चन और सेट आपको दे रही है। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से बने रहें, साइंस में बहुत अच्छा स्कोर होगा, इसमें नो डाउट। लगातार ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से बने रहें। जहाँ तक हो, जो क्वेश्चन छोड़े जा रहे हैं उसको कमेंट करके आंसर करिएगा। फिर भी अगर किसी तरह का कोई दिक्कत, कोई त्रुटि आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। हम उस पर, यानी आपके कमेंट पे फोकस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कहाँ आपकी दिक्कत आई, कहाँ समझने में समस्या है। इसका अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मुझे ये प्रतीत खुशी महसूस होगा कि आप इस चैनल को बहुत ईमानदारी पूर्वक देख रहे हैं। और उसके साथ आपके पास 2 तरह के बटन होते हैं, एक लाइक का होता है और एक डिसलाइक का होता है। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी करिएगा। और जब लाइक करिएगा, अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा। नहीं लगा डिसलाइक तो फिर शेयर की बात आती ही नहीं है। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच।